नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ यूपी डीएलएड से संबंधित फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर, अर्थात शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, जिसमें आपके लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूँ। इससे पूर्व मैंने आपके 10 लघुत्तरीय प्रश्न मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करा दिया है। उसका लिंक मैंने इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। और साथ ही आप मेरे साथ शुरू से लेकर एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। इसमें मैं लगभग आपके समझ 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चंस लेके आऊँगा। लगभग आपके 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और लगभग ये आपके प्रीवियस ईयर के पेपर पर आधारित है। और साथ ही आपको ये नए पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, मतलब यानी कि गत वर्ष, यानी कि जो ऐसे वर्ष में आपका पेपर आने वाला है 2025 वाला फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए, उसमें से यहाँ के लगभग यहाँ से 9 से 10 नंबर का 100% फंसने वाला है इस वीडियो से। तो इसलिए आप एक बार शुरू से लेके एंड तक वीडियो अवश्य देखिएगा ताकि आपको ये ज्ञान प्राप्त हो। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन अर्थात 11वां क्वेश्चन, शिक्षण का अर्थ तथा महत्व पर प्रकाश डालिएगा। ठीक है, तो इसमें बोला है सामान्य अर्थ में ज्ञान प्रदान करने की को शिक्षण कहा जाता है। यानी कि हम कैजुअली बात में यानी सामान्य अर्थ बात करें तो ज्ञान प्रदान को हम क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया कहते हैं क्योंकि इसमें 3 बिंदु होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको, इसलिए आप इसको इम्पोर्टेंट प्रश्न लिख सकते हो। ठीक है, तो शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा गया है। इसमें 3 बिंदु आते हैं। ये आपका यूपी डीएलएड, बीएड और सीटेट और यूपी टेट से काफ़ी सह संबंधित खाता है। ये प्रश्न बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट है, छपने वाला प्रश्न है। तो इसमें पहला है शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी अर्थात विद्यार्थी, तीसरा पाठ्यक्रम। यह चीज़ पूछी जाती है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका त्रिमुखी प्रक्रिया में संबंध नहीं रखता, तो एक अलग दे देगा, शेष आपके शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम अवश्य देगा। नेक्स्ट बोला इसने, रायवर्न के अनुसार शिक्षण ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों की समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता देती है। क्या? समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता देती है, यह कहते हैं रायवर्न महोदय। अगला नेक्स्ट, बर्टन के अनुसार शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है। बात सही है। नेक्स्ट, शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है सीखने की प्रक्रिया को सरल, रुचिकर, व्यवहारिक एवं बोधगम्य बनाना। ठीक है, यह गया आपका सीखने की प्रक्रिया को सरल और रुचिकर। नेक्स्ट देखिएगा, शिक्षण का महत्व दे दिया है इसमें आपका। तो शिक्षण का महत्व इस प्रकार है। पहला, शिक्षण बालकों के चारित्रिक गुणों का विकास करता है। किसका? कैरेक्टर का। यानी कि बच्चों का गुण जो है वो चरित्र से संबंध खाते हैं। कैसे है? नेक्स्ट, शिक्षण बालकों का मानसिक विकास करता है। कैसे? मानसिक। उसके बाद शिक्षण के द्वारा बालकों में कुशल नेतृत्वकर्ता की भावना का विकास होता है। बिल्कुल बात सही है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है आपका? शिक्षण के द्वारा बच्चों में स्वावलंबन की प्रवृत्ति का विकास होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है, शिक्षण के द्वारा बच्चों में व्यवसायिक क्षमता का विकास होता है। शिक्षण द्वारा बालकों का शारीरिक विकास होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका पॉइंट है। उसके बाद लास्ट पॉइंट कहता है, शिक्षण बालकों की बौद्धिक क्षमता का विकास करता है। यह प्रश्न भी आपका, यह भी आपका पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो किस किस का करता है बालकों का शिक्षण आपका महत्व? चारित्रिक गुणों का, मानसिक विकास का, नेतृत्वकर्ता का, स्वावलंबी की प्रवृत्ति, व्यवसायिक क्षमता का विकास और शारीरिक विकास और लास्ट आपका बौद्धिक क्षमता का विकास करता है। यह आप याद कर लें काफ़ी। और बाकी तो आपको ये लगाना है कि शिक्षण के द्वारा बालकों, शिक्षण बालकों सब में यही देखिएगा। तो सेम केवल आप ये करें, चारित्रिक, मानसिक, नेतृत्व, स्वावलंबी, व्यवसायिक, शारीरिक, बौद्धिक या सर्वांगीण विकास, इस तरीके से आप कह सकते हो। ये शिक्षण के महत्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिल रहा है आपका। शिक्षण कौशलों की थोड़ा ब्राइटनेस वैसी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ने में आ रहा है। शिक्षण कौशल की अवधारणाओं को स्पष्ट करते हुए किन्हीं 2 शिक्षण कौशलों का स्पष्ट कीजिएगा। फिर अथवा लगा के पूछा इसने, शिक्षण कौशल से आपका क्या अभिप्राय है? समीक्षा कीजिए। फिर अथवा लगाया है, शिक्षण के आधारभूत कौशलों कौन कौन से हैं? वर्णन कीजिएगा। इस तरीके से पूछा हुआ है, देखिएगा। उत्तर में दिया हुआ है शिक्षण कौशल। तो शिक्षण कौशल वह आधार है जिससे शिक्षक
शिक्षण कार्य प्रभावी एवं आसानी ढंग से करता है। कैसे? आसानी ढंग से। गेज महोदय कहते हैं, गेज के अनुसार शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग शिक्षक अपनी कक्षा में करता है। नेक्स्ट है, शिक्षण के आधारभूत कौशल इस प्रकार है। आधारभूत कौशल इस प्रकार है। फर्स्ट हेडिंग और पॉइंट है आपका पाठ प्रस्तावना कौशल। कैसा? पाठ प्रस्तावना कौशल। इसके अंतर्गत दिया हुआ है शिक्षण का यह प्रथम पद है। प्रस्तावना का आशय बालक को नया पाठ ग्रहण करने हेतु तैयार करने से है। पाठ की प्रस्तावना प्रस्तुत करने की बहुत सी विधियां हैं। पहली है, यानी कि पाठ प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत कुछ विधियां आती हैं, तो इन विधियों के आधार पर ही बच्चों का शिक्षण कौशल आवश्यक होता है, यानी कि इससे बच्चा रुचिकर और गहन तरीके से सुनकर उसमें सीखता है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें आपका कहानी द्वारा। तो कहानी द्वारा बच्चों को जितना हम कहानी के रूप में शिक्षण करेंगे उतना बच्चे को इंटरेस्ट लगेगा, यानी रुचिकर प्राप्त होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, कविता से महत्वपूर्ण अंश को सुनाकर। कोई कविता है उसका जो महत्वपूर्ण जो है अंश है, यानी कि महत्वपूर्ण जो हेडिंग है उसको सुनाकर। नेक्स्ट, प्रश्नों द्वारा। बच्चों को जितने हम प्रश्न करेंगे उतने ही बच्चे एक्टिव और सक्रिय, यानी कि सक्रिय भूमिका निभाएंगे कक्षा में। लास्ट है, प्रयोग तथा प्रदर्शन आदि से। आप जो भी बात बता रहे हो उसका प्रयोग करो या प्रदर्शन करो, उससे बच्चे काफ़ी इंटरेस्टिव होते हैं। ये आपका पाठ प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत आता है। यह उसकी विधियाँ है कुछ। सेकंड है, प्रश्न पूछने तथा उत्तर प्राप्त करने का कौशल। यह कौशल अत्यंत ही कलात्मक है। कैसा? कलात्मक है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछकर उसका उत्तर निकलवाना लेना ही बहुत ही महत्वपूर्ण कला है। किसी भी कक्षा को प्रभावी एवं रोचक तभी बनाया जा सकता है जब शिक्षक में इस प्रकार का कौशल व्याप्त हो। थर्ड है, शिक्षार्थी सहभागिता कौशल। यह कौशल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कौशल के माध्यम से शिक्षण रोचक, प्रभावी एवं आनंददायी बनाया जा सकता है। कक्षा शिक्षण समय छात्रों की सहभागिता बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यदि छात्रों की सहभागिता रहती है तो उनका उपलब्धि स्तर बढ़ जाता है। यह आपका शिक्षार्थी सहभागिता कौशल के अंतर्गत आता है। फोर्थ पॉइंट है आपका शिक्षण अधिगम सामग्री प्रयोग करने का या प्रयोग का कौशल। तो शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग से कक्षा शिक्षण को रोचक तथा प्रभावी बनाया जा सकता है। शिक्षण सामग्री की मदद से दिया गया ज्ञान स्थायी होता है। कैसा? स्थायी होता है। अतः शिक्षण अधिगम सामग्री प्रयोग का कौशल शिक्षण के ज्ञान हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये आपका शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग के कौशल है। लास्ट पॉइंट है और फिफ्थ है, निष्कर्ष निकलवाने का कौशल। निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन, जो भी आपका जो भी उत्तर उसका एक तरह का निष्कर्ष क्या निकला है। तो यह कौशल जिस शिक्षक में होता है उसका कक्षा शिक्षण सफल माना जाता है। कैसा? सफल माना जाता है, क्योंकि कक्षा में प्रश्नों की चर्चा के अंत में उसका परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो जो इसका परिणाम आया, रिजल्ट आया, उसको भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये आपका निष्कर्ष निकालने का कौशल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। देखिए क्या कहता है आपका, शिक्षण अधिगम के विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख कीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिएगा इसमें अथवा भी लगा हुआ है। उससे पूछ रहा है शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या महत्व है। फिर अथवा लगा के पूछता है गतिविधि आधारित शिक्षण की उपयोगिता व महत्व का उल्लेख कीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका वर्णन किया गया है अथवा लगा के। ठीक है, पहले में आपके विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख पूछा है, सेकंड में क्रियाशीलता का सिद्धांत का क्या महत्व है, फिर कह दिया है गतिविधि आधारित शिक्षण की उपयोगिता व महत्व का उल्लेख कीजिएगा। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, देखिएगा इसमें उत्तर क्या कहता है आपका। शिक्षण अधिगम के विभिन्न सिद्धांत इस प्रकार हैं। फर्स्ट है आपका वेरी इंपोर्टेंट है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता के सिद्धांत को हम करके सीखने का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि करके सीखने के सिद्धांत पर जोर दिया गया है। सिंपल में बोलूँ, क्रियाशीलता के सिद्धांत को हम कहते हैं किसी भी कार्य को यदि हम जितना करेंगे उतना हम ज़्यादा सीखेंगे, यानी कि बजाय रटने के उसको हम कार्य को यदि करें यानी अपने जीवन में ढालें तो उसको हम ज़्यादा सीखेंगे। तो इस सिद्धांत का मानना है कि बालक जिन विषय वस्तु को करके सीखता है वह स्थायी होता है। कैसा? स्थायी, ना कि अस्थायी। ठीक है, जॉन डेवी ने
क्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया है। किस पर? क्रिया द्वारा करने पर बल दिया है। उसके बाद किंडरगार्टनर पद्धति के प्रवर्तक फ्रोवेल। तो यहाँ से आपको पेपर में ये पूछ लिया जाएगा कि किंडरगार्टनर पद्धति के प्रवर्तक कौन है, फ्रोवेल हैं या और अन्य हैं। तो ये आपके कौन है? फ्रोवेल का मानना है कि क्रियाशीलता का सिद्धांत बालकों हेतु अत्यंत उपयोगी होता है। इससे बालकों का सर्वांगीण विकास होता है, यानी कि बच्चा जितना करके सीखेगा उतना उसका सर्वांगीण विकास होता है। तो यह हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला, रुचि का सिद्धांत। हम जानते हैं कि रुचि तथा ध्यान में घनिष्ठ संबंध है। तो है बालक की रुचि जिस विषय वस्तु में होती है वह उसे सरलता से समझ लेता है। बालक का ध्यान जिस विषय वस्तु पर केंद्रित होता है उसे ही हम रुचि कहते हैं। अधिकतर बच्चे को वह कार्य करना पसंद होता है जो उसको पहले से आता है, अर्थात उसमें उसको रुचि है। बच्चा उस कार्य को अत्यधिक करता है बिना ना आने वाले के अपेक्षा। तो जहाँ रुचि है वहाँ उसका सिद्धांत आपका उसका ध्यान 100% आकर्षित होगा। रुचि और ध्यान एक दूसरे के मतलब सह संबंधित है। नेक्स्ट, प्रेरणा का सिद्धांत अर्थात मोटिवेशन। किसी विषय वस्तु में रुचि उत्पन्न करने हेतु प्रेरणा अत्यंत आवश्यक है, यानी कि आपके अंदर रुचि तभी उत्पन्न होगी अन्य को व्यक्ति या आपके अंतरात्मा से आप स्वयं ही मोटिवेशन होते हो, वह आपकी प्रेरणा है। प्रेरणा के द्वारा बालकों में किसी भी विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट, भाटिया के अनुसार प्रेरणा बालकों में रुचि उत्पन्न करती है और जब वह एक किसी विषय में रुचि लेने लगता है तो वह उसे ध्यानपूर्वक पढ़ता या करता है, वह उसमें ध्यानमग्न होकर कार्य करता है। इस प्रकार सीखने का कार्य सरल हो जाता है, चाहे वह आगे कठिन हो। ठीक है। अगला, चयन का सिद्धांत अर्थात सिलेक्शन। चयन का सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत शिक्षकों तथा छात्रों हेतु अत्यंत उपयोगी होता है। छात्रों को ज्ञान प्रदान करते समय तथ्यों का चयन करना बहुत ही जरूरी है। अनावश्यक तथ्यों तथा घटनाओं को छात्रों के सामने प्रस्तुत करने से पाठ बोझिल तथा नीरस हो जाते हैं। कैसे? बोझिल तथा नीरस हो जाते हैं। अतः शिक्षक का कर्तव्य है कि वह केवल उन तथ्यों को छात्रों के सामने प्रस्तुत करे जो परम आवश्यक एवं पाठ की मूल भावना से सह संबंधित है। अनुपयोगी तत्वों का या को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। जो हमारे अनुपयोगी हैं यानी कि उपयोगी नहीं है, उन तत्वों को हम प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। तो यही हमारा चयन का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। उसके बाद विभाजन का सिद्धांत अर्थात डिवाइडेशन। इस सिद्धांत का मानना है कि शिक्षक को चाहिए कि जिन पाठ्य वस्तुओं को बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करना है उन्हें वे कुछ सोपानों तथा पदों में विभक्त कर ले, इसके पश्चात बच्चों के सामने प्रस्तुत करें। ठीक है। यह है आपका विभाजन का, यह क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 14, शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत का क्या महत्व है? अथवा आगे पूछ लिया है, शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत से क्या आशय है? ये सन 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या पता 2025 में भी ये पुनः पूछ ले, तो इसलिए काफ़ी ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को आप देखें। देखिए क्या कहता है, प्रेरणा के द्वारा बच्चों में किसी विषय वस्तु के प्रति रुचि पैदा की जा सकती है। रुचि का संबंध ध्यान से होता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर वीडियो में बताया, रुचि का संबंध ध्यान से होता है। इसलिए यदि बच्चे किसी कार्य को करते हैं तो उसमें उनकी रुचि अवश्य होती है। प्रेरणा द्वारा छात्रों की सीखने की गति बढ़ जाती है। ठीक है। ये प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट हो चुका है। अगला, अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना क्या है? यह क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखो सन 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो उसने बोला है अपेक्षित अधिगम स्तर 3 शब्दों से मिलकर निर्मित हुआ है। तो पहला है, तो इसमें नाम दिए अपेक्षित अधिगम स्तर, तो यानी कि 3 शब्दों से मिलकर इसका निर्माण हुआ है, अपेक्षित अधिगम स्तर। तो अपेक्षित का जो मतलब है, सेंस है, वह क्या है? निर्धारित न्यूनतम दक्षताएं जिनकी आशा की जा जाए। नेक्स्ट, अधिगम का मतलब सीखना है। सीखना यानी कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, सीखना विवेकपूर्ण है, सीखना सक्रिय है, सीखना उद्देश्यपूर्ण है, यानी कि व्यक्ति जीवन से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, तो वो अधिगम है। नेक्स्ट स्तर, उपलब्धि स्तर। तो ये उपलब्धि स्तर है। तो अपेक्षित अधिगम स्तर का पूरा सेंस हो गया।
निर्धारित न्यूनतम दक्षताएं जिनकी आशा की जाए, अधिगम का सीखना और स्तर का उपलब्धि स्तर। तो अपेक्षित अधिगम स्तर का अर्थ है कि प्रत्येक कक्षा व विषय के लिए निश्चित न्यूनतम दक्षताओं को प्रत्येक बच्चा निश्चित रूप में प्राप्त करे। ठीक है, उसके बाद अपेक्षित अधिगम स्तर, एक सेकंड, अपेक्षित अधिगम स्तर की संप्राप्ति के लिए 3 अधिगम अनुभव हैं जो कि इस प्रकार है। पहला है ज्ञानात्मक अधिगम अनुभव, सेकंड भावात्मक अधिगम अनुभव, थर्ड है क्रियात्मक अधिगम अनुभव। तो ये चीज़ आनी चाहिए, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 16, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप देख लेना। और ये सन 2022 में पूछा हुआ प्रश्न भी है, देखिएगा। संप्रेषण का अर्थ, प्रकार तथा महत्व पर प्रकाश डालिए। संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन, क्या कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। ठीक है, और कम्युनिकेशन शब्द किससे बना है? कम्युनिस्ट शब्द से बना है, कम्युनिस्ट शब्द से बना है कम्युनिकेशन। यानी कि सिंपल कह सकते हैं संप्रेषण शब्द का हिंदी रूपांतरण जो है, यानी संप्रेषण जो इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, संप्रेषण के 2 प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिएगा, अथवा लगा के पूछा है। फिर अथवा लगा दिया इसने, संप्रेषण की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए शिक्षण में इनके महत्व पर प्रकाश डालिए, फिर अथवा लगा दिया है। फिर कह दिया है संप्रेषण के प्रकारों का वर्णन कीजिएगा। तो यानी कि एक क्वेश्चन को इसने 4 तरीकों से पूछ लिया है, लेकिन पूछा वही है घुमा फिरा के। तो आपको सबसे अहम संप्रेषण के प्रकार और संप्रेषण के बारे में और महत्व के बारे में वर्णन करना है, देखिएगा। ठीक है, देखिएगा। संप्रेषण वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों, भावों तथा अन्य तथ्यों का आदान प्रदान करता है। संप्रेषण के नहीं 2 व्यक्तियों के मध्य में बातचीत करने का माध्यम है। यानी कि आपकी समझ, मान लो कि एक व्यक्ति है और ये 2 व्यक्ति है, तो इन दोनों व्यक्ति के बीच में जो मध्य में वार्ता हो रही है उसको हम क्या कहते हैं? संप्रेषण। ठीक है, तो इसमें लगभग जो घटक होते हैं, पहला होता है प्रेषक, इसे हम कह सकते हैं प्रेषक। 3 घटक हैं, इसे कह सकते हैं प्रेषक। ठीक है, बीच में जो संदेश सूचना होती है इसको हम कह सकते हैं सूचना। और लास्ट में ग्राही, ये क्या कर रहा है? ग्राही प्राप्त कर रहा है जो भी हम इसको बात बता रहे हैं। तो इसके 3 घटक हैं, वक्ता, संदेश, ग्राही। अर्थात कह सकते हैं ग्राही, सूचना, प्रेषक। तो ये प्रेषक है, ये सूचना है, ये ग्राही है। इसने इसको जो सूचना दी, इसने मीडिएटर संदेश पहुंचा और संदेश से आपका इसमें पहुंचा। ठीक है, ये आपके 3 घटक हो गए इसके संप्रेषण के। अर्थात कम से कम इसमें लगभग 2 व्यक्ति का होना अति आवश्यक होता है। अगला देखिएगा, संप्रेषण के बिना कक्षा शिक्षण संभव नहीं होता। यानी कि यदि टीचर कक्षा में आ जाए और केवल स्वयं टीचर बोलता रहे, बच्चे को उसका रिप्लाई ना दे, फीडबैक ना दे, तो वो संप्रेषण के बिना कक्षा शिक्षण नहीं हो पाएगा, तो उसका शिक्षण नहीं कर पाएगा। टीचर को भी उसका एक तरह का रेस्पॉन्स प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट, संप्रेषण के अभाव में कक्षा शिक्षण नीरस और अप्रभावी होता है। कैसा? अप्रभावी। और वे सरलता से किसी भी समय किसी भी उचित स्थल पर नहीं बोल सकते। उसके बाद प्रभावी संप्रेषण से बच्चों में कुशल नेतृत्व का विकास होता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। उसके बाद प्रभावी संप्रेषण होने से बच्चों की प्रत्येक समस्याओं का निराकरण बहुत सरलता से हो सकता है। तो ये आपके संप्रेषण के बारे में कुछ छोटा सा विवरण है, यह आपको आना अति आवश्यक है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो चुका है। देखिएगा ये इसके प्रकार, अब संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण के लगभग 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रभावी संप्रेषण, अर्थात 2 तरफा संप्रेषण। प्रभावी संप्रेषण से कक्षा शिक्षण रोचक एवं प्रभावी होता है। इसके अभाव में बच्चे सक्रिय नहीं रहते। कैसे? सक्रिय, एक्टिव नहीं रहते। यानी कि यह नहीं हो तो बच्चे एक्टिव नहीं रहेंगे। प्रभावी संप्रेषण वह संप्रेषण होता है जिसमें वक्ता तथा ग्राही दोनों ही अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, सेम प्रोसेस आपका यही है। देखिएगा, यहाँ आपका वक्ता आ गया है, यह है आपका ग्राही है। ठीक है, ग्राही के बाद ये क्या है? आपका सूचना दे रहा है, फिर इसका जिज्ञासा का आपका जवाब दे रहा है। तो ये है आपका क्या है? वक्ता, फिर सूचना, फिर ग्राही। फिर ग्राही जो ग्रहण करेगा फिर सेम उसका जवाब देगा, फिर बीच में उसका जवाब को कहते हैं जिज्ञासा, मोटिवेशन। ठीक है, और फिर वक्ता उसको प्राप्त करता है। यही आपका संप्रेषण का 2 प्रभावी यानी 2 तरफा संप्रेषण का है, 2 तरफा कम्युनिकेशन है, 2 वे कम्युनिकेशन। ठीक है, अगला देखिएगा अप्रभावी संप्रेषण यानी कि एक तरफा।
देखिएगा, यानी कि एक सूचना उसको दे रहा है, एक केवल सुन रहा है। एक तरफा संप्रेषण हम कह सकते हैं, अथवा अप्रभावी संप्रेषण से कक्षा शिक्षण नीरस तथा उबाऊ, यानी कि बेकार, मतलब बच्चे थोड़े उबस जाते हैं। वह संप्रेषण इसमें केवल वक्ता अपने विचारों को ग्राही तक पहुंचाता है। केवल टीचर आ जाए, बोलता रहे, केवल बोलता रहे, बच्चे कुछ रेस्पॉन्स ना दे, तो वहाँ क्लास एक्टिव ना रह के थोड़ी बोर में और उबस जाती है, तो वो होता है आपका एक तरफा। तो यानी कि वक्ता ने सूचना प्रदान करी ग्राही को, और ये केवल सुनता रह रहा है, कोई इसका जवाब या रेस्पॉन्स नहीं दे रहा। जब तक उसको फीडबैक प्राप्त नहीं होगा तो वो आपका अप्रभावी संप्रेषण के अंतर्गत आ जाएगा। अगला, संप्रेषण का महत्व अर्थात कम्युनिकेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण का शिक्षण कार्य में बहुत महत्व है। संप्रेषण के अभाव में शिक्षण कार्य संभव नहीं होता। संप्रेषण प्रभावी तथा अप्रभावी दोनों प्रकार का होता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बता दिया है। प्रभावी संप्रेषण कक्षा शिक्षण को रोचक तथा प्रभावशील बनाता है, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि इसमें शिक्षक तथा बच्चे दोनों रुचिपूर्ण सवाल जवाब करते हैं। प्रभावी संप्रेषण से बच्चों में चिंतन एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है। यदि कक्षा में प्रभावी संप्रेषण किया जाए तो वे बच्चे भी सुधर जाते हैं जो संकोची प्रवृत्ति के तथा अंतर्मुखी होते हैं। प्रभावी संप्रेषण से बच्चों के अंदर से भय समाप्त हो जाता है और शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण के इस समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे पदार्थों का प्रयोग कम अथवा ना करें जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण इस प्रकार होना चाहिए कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सके। ठीक है, ये हो गया आपका कम्युनिकेशन के बारे में सारे तथ्य। उसके बाद प्रश्न नंबर 17 पूछा गया है, क्रियाशीलता के सिद्धांतों की विवेचना कीजिएगा। यह आपका सन 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा क्या कहता है, इसके निम्नलिखित सिद्धांत है। पहला, क्रिया परक विधि आत्म स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित है। किस पे? आत्म स्वतंत्रता। इसके अनुसार आत्म स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु आत्मक्रिया करना जरूरी है। क्या? क्रिया करना जरूरी है। इस विधि में छात्र का सर्वांगीण विकास उसके स्वयं की क्रिया द्वारा ही होता है। थर्ड पॉइंट कहता है, यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। यह विद्यार्थियों की क्रिया चेतना के चिंतनात्मक रुचि, संकल्पना और निर्णय तीनों स्तरों पर प्रभावी करती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट कहता है आपका, इस विधि से छात्र सहज प्रवृत्तियों की ओर अप्रभावित होकर ज्ञान प्रदान करते हैं। बात सही है। लास्ट पॉइंट कहता है, यह विधि अंतर्निहित क्रिया के सिद्धांत को प्रतिपादित करती है। इसके अनुसार सभी प्राणियों में एक समान आंतरिक क्रिया चलती रहती है जिसे वे अभिव्यक्त करना चाहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, छपने वाला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18, शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अंतर बताइए। देखो, छपने वाला प्रश्न है 2022 और 2023 में पूछा हुआ है। ठीक है, इस बार 2025 में भी पूछने की इसकी काफ़ी आशंका है और ये पूछा जा सकता है, तो इन दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे। ये 2025 में पूछा जाएगा, छपने वाला प्रश्न है, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक अवश्य देखिएगा। ठीक है, देखिएगा, तुलना की है इसने इसकी, एक साइड शिक्षण, एक साइड प्रशिक्षण। अर्थ है इसका, शिक्षण एक शैक्षणिक गतिविधि है जिसमें एक शिक्षक किसी दिए गए विषय पर छात्र को भविष्य की चुनौतियों के उसे तैयार करने के लिए ज्ञान और अवधारणाओं को प्रदान करता है। ये क्या है? शिक्षण। लेकिन प्रशिक्षण क्या कहता है आपका? प्रशिक्षण एक सीखने की प्रक्रिया है। यहाँ बोला है एक शैक्षणिक गतिविधि है, इसने बोला है एक सीखने की प्रक्रिया है। बात समझ रहे हो? यहाँ शिक्षण एक शैक्षणिक गतिविधि है और यहाँ सीखने की प्रक्रिया है, जिसमें एक व्यक्ति को शिक्षिका के प्रदर्शन में सुधार के लिए एक विशिष्ट कौशल, नौकरी से संबंधित किसी विशेषज्ञ द्वारा निर्देशन और दिशा निर्देश दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ नौकरी के लिए उसको निर्देश या दिशा निर्देशन दिए जाते हैं, लेकिन यह चुनौती के लिए तैयार करने के लिए ज्ञान तथा अवधारणाओं का प्रदान करना होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कहता है आपका? पहुँच, यानी कि पहुँच है सैद्धांतिक, यह है आपकी व्यवहारिक। यह क्या है? छात्रों के नए ज्ञान का प्रदान। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, यह क्या है? छात्रों को नया ज्ञान का प्रदान। लेकिन यहाँ क्या है? शिक्षार्थियों के मौजूदा ज्ञान का अनुप्रयोग एक विशिष्ट तरीके से, यानी कि छात्र को जो भी ज्ञान प्राप्त है मौजूदा उस टाइम का, उसको एक विशिष्ट तरीके से आगे जाके उसको पढ़ाया जाए। जोर किस पर दिया इसने? शिक्षा, ज्ञान और विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान की चौड़ाई पर। यह जोर देता है कौशल और क्षमताओं की किसी
विशेष क्षेत्र में गहराई से ज्ञान। वातावरण कैसा है, कक्षा का वातावरण। यहाँ क्या है, काम का माहौल या कक्षा का वातावरण। ठीक है, या तो काम का माहौल क्योंकि ये व्यवहारिक है, ये सैद्धांतिक है, दे सकते हो। तो ये काम का माहौल या कक्षा का वातावरण। यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न को काफ़ी अच्छी तरह से देख ले। क्या पता शिक्षण के बारे में पूछ ले या प्रशिक्षण के बारे में पूछ ले, लेकिन 2022 में 100% ये क्वेश्चन छपने वाला है, इसलिए आप इसे काफ़ी अच्छी तरह देखें। क्या पता रिपीट करके वीडियो देख लेते हैं आप, यदि आपको समझ नहीं आया तो इसकी शॉर्ट ले इसका आप। अगला, उपचारात्मक शिक्षण को स्पष्ट कीजिएगा। सन 2022 में पूछा हुआ है, 2025 में भी पूछा जाएगा। देखो, उपचार का मतलब होता है किसी कमी को दूर करना, किसी कमियों को दूर करना, और निदान का मतलब कमियों का पता लगाना। ठीक है, देखिएगा, उपचारात्मक शिक्षण शब्द नवीन हो सकता है, किंतु उसकी प्रक्रिया पहले से ही चल रही है, क्योंकि जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ कठिनाइयाँ नहीं आती। यानी व्यक्ति का कोई भी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ कठिनाइयाँ ना आती हो। पुराने समय से ही शिक्षक छात्रों को सीखने संबंधी कठिनाइयाँ दूर करते रहे हैं और उचित दिशा में उनका मार्गदर्शन करते आए हैं। तो यही आपका उपचारात्मक शिक्षण है। इस तरीके से आप देख सकते हो। आज उपचारात्मक शब्द चिकित्सात्मक शास्त्र से लिया गया है। जिस प्रकार कोई चिकित्सक लोगों की बीमारियों का उपचार करके उन्हें स्वस्थ करने का प्रयत्न करता है, उसी प्रकार एक शिक्षक विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करके उसकी अर्जित ज्ञान को उचित दिशा प्रदान करता है। तो यानी कि जो भी उसके पास ज्ञान है उसमें आपकी उचित दिशा प्रदान करता है। यानी आपके समक्ष से कह सकता हूँ, शिक्षक केवल आपको दिशा या मार्गदर्शन कर सकता है, आपका कार्य नहीं कर सकता। यही होता है आपका एक तरह का उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत प्रक्रिया आती है। लेकिन यहाँ योकम एम सिम्पसन महोदय कहते हैं, उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने की चेष्टा करता है जो छात्रों को अपनी कुशलता या विचारों की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करे। ठीक है, ये परिभाषा आप देख ले योकम एम सिम्पसन के अनुसार। उसके बाद सिम्पसन जॉन्स एम विलियर का महोदय का जो मत है वो क्या है, वह भी देखें आप लोग। उपचारात्मक शिक्षण में संक्षेप में कहें तो श्रेष्ठ शिक्षण है। कैसा श्रेष्ठ शिक्षण है? जो छात्र को अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराता है और उसकी अपनी कमजोरियों के क्षेत्र में अधिक कुशलता की ओर अग्रसर करता है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए लिखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप देख लीजिएगा। अगला, सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया को समझाइएगा। इससे प्रीवियस में वीडियो कराई है मैंने, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसका पहला ही प्रश्न दिया है सूक्ष्म शिक्षण, तो काफ़ी हद तक वहाँ बहुत ही सुगम और सरल तरीके से बताया गया है रोचक तथ्य में। आप वहाँ से भी दे सकते हो, यदि वहाँ ना समझ में आए तो आप यहाँ भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2025 में पूछ सकता है, क्योंकि ये 2022 में पूछा हुआ है और 2024 में भी, क्या पता 2025 में भी ये पूछ ले बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर वाले को। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्या कहता है, सूक्ष्म शिक्षण कच्चा शिक्षण की कोई एक विधि नहीं है, यानी कि कोई एक विधि नहीं है। यह शिक्षक प्रशिक्षण की एक प्रयोगशाली है एवं विश्लेषण करने की तकनीक है। क्या टेक्निक है? इस प्रकार की प्रशिक्षण क्रिया में शिक्षक की इकाई को कई छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त कर दिया जाता है, किंतु प्रत्येक इकाई अपने आप में पूर्ण रहती है। सूक्ष्म शिक्षण छात्राध्यापक हेतु प्रशिक्षण है, जिसमें सामान्य कक्षा अध्यापन की जटिलता को कम किया जाता है। अगला, जटिल शिक्षण कौशल को आसान घटक शिक्षण कौशल में विश्लेषित किया जाता है। एक समय में एक कौशल लेकर 5 या 10 मिनट की पाठ्य योजना तैयार की जाती है। इस पाठ्य योजना में सूक्ष्म शिक्षण 5 से 10 छात्र होते हैं, उसे पढ़ाया जाता है और इस विधि में वास्तविक एवं सामान्य शिक्षण प्रक्रिया की जटिलताओं को निम्नलिखित इस प्रकार कम किया जाता है। ठीक है, इसमें लगभग 6 मिनट का टाइम होता है, 6 मिनट का 6 मिनट का 6 मिनट का, लगभग 36 मिनट का इसमें टाइम पीरियड होता है। 36 मिनट का ये पूछा हुआ है। उसके बाद देखिएगा, पहला है, एक बार एक घटक कौशल को लेकर योजना बनाई जाती है 6 मिनट में। उसके बाद पाठ्य पुस्तक को एक इकाई तक सीमित रखा जाता है 6 मिनट में। कक्षा में छात्रों की संख्या घटाकर 5 से 10 किया जाता है और पाठ अवधि को 5 से 10 मिनट बनाकर सूक्ष्म शिक्षण किया जाता है। इसमें डी एलन महोदय कहते हैं, देखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण है, डी एलन एवं के रियान कहते हैं ने सूक्ष्म शिक्षण को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया है। सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण से संबंधित सब प्रक्रियाएं हैं
जिसका प्रयोग सेवारत एवं सेवा पूर्व स्थितियों में शिक्षकों के व्यवसायिक विकास के लिए किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षकों को शिक्षण के अभ्यास के लिए एक ऐसी स्थिति प्रदान करता है जो कक्षा की सामान्य जटिलता को कम कर देता है और जिसमें शिक्षक बहुत बड़ी मात्रा में अपने शिक्षण व्यवहार को प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। उसके बाद सूक्ष्म शिक्षण का गहन अर्थ भी हो सकता है, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण में कौशल को सूक्ष्म इकाइयों में विभाजित करके प्रत्येक में सूक्ष्मता प्रशिक्षण दिया जाता है। B.M. शोर महोदय कहते हैं, सूक्ष्म शिक्षण कम छात्रों एवं कम शिक्षक पर की प्रवृत्ति है। ठीक है, इसमें अगला कहते हैं थर्ड पे, प्रोफेसर नरेंद्र वेदा के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण वह सूक्ष्म पदीय प्रशिक्षण स्थितियां हैं जहां वास्तविक कक्षा शिक्षण की जटिल स्थितियां प्राप्त कम हो जाता है। इसके साथ ही शिक्षण अभ्यास की तुलना में प्रत्यापोषण की मात्रा बढ़ जाती है। यह कहते हैं प्रोफेसर नरेंद्र वेदा। फोर्थ पॉइंट में कहते हैं आपके मैकेनाइट। इनकी परिभाषा काफ़ी महत्वपूर्ण देखिएगा और छोटी भी है। यहाँ से आपको सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा तो याद करनी ही पड़ेगी ताकि आपका क्वेश्चन नंबर में आपका नंबर है अच्छा प्राप्त हो। यह कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण वह सूक्ष्म पदीय शिक्षण परिस्थितियाँ हैं जिनका आयोजन पुराने कौशलों में सुधार एवं नवीन कौशलों के विकास के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला है बूच-महोदय ने कहा है सूक्ष्म शिक्षण कौशल की परिभाषा इस प्रकार दी है। यह एक अध्यापक शिक्षक की एक प्रविधि है। किसकी? अध्यापक शिक्षक की एक प्रविधि है। इसमें सुरक्षित कौशल के अभ्यास के लिए अवसर दिया जाता है। 5 से 10 मिनट शिक्षण के लिए पाठ्य योजना तैयार करता है और वास्तविक कक्षा के लघु रूप को पढ़ाता है। शिक्षण कौशल के सुधार एवं विकास के लिए प्रत्यापोषण दिया जाता है। ठीक है, यह है बुच महोदय का एक तरह का तथ्य है। नेक्स्ट देखिएगा क्या कहता है सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत। तो निम्नभूत मूलभूत सिद्धांत है। पहला है शिक्षण एक जटिल कौशल है। ठीक है, अभी बताया था शिक्षण एक जटिल कौशल है जिससे सरल कौशलों में विश्लेषित किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट काफ़ी छोटा और बढ़िया है, सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक कौशल है। कैसे? वास्तविक कौशल है सूक्ष्म शिक्षण। थर्ड पॉइंट कहता है सरल शिक्षण परिवेश में एक एक घटक शिक्षण कौशलों को लेकर उन पर कुशलता अर्जित की जा सकती है। फोर्थ पॉइंट कहता है पृष्ठपोषण सहित प्रशिक्षण कौशल कुशलता में सहायक होता है। ठीक है, अगला फिफ्थ पॉइंट कहता है आपका, देखिए क्या कहता है सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में किसी एक कौशल के प्रशिक्षण पर ही जोर दिया जाता है। वास्तविक शिक्षण करते समय उन्हें मिलाया जा सकता है। और लास्ट पॉइंट है कौशल प्रशिक्षण वास्तविक शिक्षण में बदला जा सकता है। तो यह आपके सूक्ष्म शिक्षण के कुछ आपके मूलभूत सिद्धांत हो चुके हैं। यहाँ लगभग आपके कुल मिला के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। साथ ही बता दूँ 20 क्वेश्चन में से लगभग आपको 15 से 20 नंबर का 100% मिलेगा। किसका? 20 नंबर का 15 से 20 नंबर का 100% मिलेगा आपको देखने को। ठीक है, और आपको 25 नंबर लाने हैं 50 में से शिक्षण तक में। ठीक है, और साथ ही मैं बता दूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एक बार आप लाइक अवश्य कर दें, और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा पोर्शन ज़्यादा अच्छा लगा, यानी कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी और कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं लगी या फिर आपको समझने नहीं आई। साथ ही यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हो तो एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर दो ताकि हमें मोटिवेशन मिले। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, और सब्सक्राइब करने के पश्चात हमारा बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नई वीडियो प्राप्त हो जाए, यानी कि अधिक से अधिक हमारी वीडियो से संबंधित जानकारी प्राप्त हो आपको। और यदि कोई बच्चा यूपी DLED या BTC या सिंपल कहूँ कि आपका यूपी BEd या टेट यूपी टेट या अन्य आपकी कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसे आप हमारी चैनल को शेयर अवश्य कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इससे प्रीवियर की जो वीडियो लेके आया हूँ या पहले की जो भी आपके बाल विकास की या मैथ की या
मैं कह दूं कि शिक्षण अधिगम सिद्धांत का पहली वीडियो, उसका लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है, आप उसे भी देखकर अपना पेपर सुगम बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।